हरे कृष्णा। ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज नया टॉपिक चालू हो रहा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्वेरियस और राहु के बारे में, सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न के दो साइन थे, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो एक्वेरियस साइन के को लॉर्ड है राहु, राहु भी उनके लॉर्ड है, उनके बारे में ज्ञान देखेंगे। तो आइए आज का क्लास चालू करते हैं प्रार्थना के साथ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत है। तो सक्सेसफुली हमने 10 राशि कंप्लीट कर लिया अभी तक। आज 11वीं राशि है एक्वेरियस, इसको कुंभ राशि भी बोलते हैं। एक्वेरियस साइन बहुत मिस्टिकल साइन है ना। तो सैटर्न और राहु इनके दोनों के जो है लॉर्ड, एक्वेरियस के जो लॉर्ड है वो दोनों है, सैटर्न और राहु। सैटर्न और राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसको इज नॉट कंसिडर्ड योगा, उसको योगा नहीं माना जाता है। जैसे मार्स और केतु दोनों को लॉर्ड थे स्कॉर्पियो साइन के, तो दोनों बहुत ही क्रूएल प्लैनेट है। इसी तरह सैटर्न और राहु अगर एक साथ हो तो उनको भी योगा नहीं मानते। इनफैक्ट इनको एक कहीं किसी बुक में इनको दोष भी माना जाता है ना। इट इज कॉल्ड पितृकर्म योग। पितृकर्म योग मतलब उसको दोष माना जाता है, उसको योग नहीं माना जाता है। तो सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन होता है, पर्सन सर्व्स हिज फादर, सर्व्स द ओल्डर पीपुल, जो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं ना। क्योंकि राहु हमेशा एक ऑब्सेसिव बिहेवियर देता है, किसी भी चीज को लेकर जो ऑब्सेशन होता है उस चीज को। केतु जो था जस्ट इसका होता है, केतु जो था वो आपको ये बाउंड्री देता है, ब्रेकेज देता है चीजों से, आपको सिक्लूजन देता है। लेकिन राहु जस्ट उसका अपोजिट है, ये आपको ऑब्सेशन देता है। ऑब्सेशन मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर करने की इच्छा, किसी बढ़ा चढ़ा कर पाने की इच्छा। यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट, मतलब आप हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हो, वो राहु देता है। राहु का एनर्जी ऐसा। तो राहु जो है वो वराह देव का अवतार है। वराह देव से 10 अवतार होते हैं, उसमें जो वराह देव, तो वराह देव के जो कहानी है कुछ इस तरह है कि एक राक्षस हुए हिरण्याक्ष, उन्होंने जो पृथ्वी थी उसको उठा के और पानी में डाल दिया था। तो पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया था, मतलब कि पूरी पृथ्वी उठा के डाल दिया। जब कोई हेल्प करने के लिए नहीं था तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को बोला कि तुम फिर से क्रिएशन करो, मैं पृथ्वी को लेके आऊँगा। तो ब्रह्मा जी मेडिटेशन में बैठ गए। तो ब्रह्मा जी के नाक से वराह रूप का अवतार हुआ, और वराह रूप जो भगवान का है
वो जाते हैं नाश को मारते हैं और फिर पृथ्वी को अपने टस्क पे उठा के फिर बाहर ला के उसको अक्ष पे रखते हैं जहाँ पे भी उसका स्थान है। तो जो वराह है वो जब निकले थे तो एकदम छोटे साइज, एकदम मक्खी के साइज के थे, और वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, इतना बड़ा हो गया कि पूरे जो यूनिवर्स है उसमें छा गए, मतलब कोई भी जगह खाली नहीं था इतना। तो जो इसी राहु जो है, राहु का काम इसी तरह रहता है कि वो ऑब्सेशन, मतलब वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, इस टाइप की चीजें देता है। केतु जो कॉम्बिनेशन था ना वो छोटे चीजों के लिए था, मतलब कि एकदम माइक्रो लेवल तक जो चीजें जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिनोट करता था केतु, स्मॉल इंसेक्ट्स डिनोट करता था। राहु जस्ट उसका उल्टा है, मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। इसलिए जो केतु जो है वो डिटेक्टिव, जिसका केतु बोलते हैं वो डिटेक्टिव काम कर सकता है, केतु अच्छा है। वो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके चीज़ों को देख सकता है, छोटे छोटे डिटेल्स को ध्यान रख सकता है, हिडन चीज़ों को वो पता कर सकता है जो छुपा हुआ। राहु कॉम्बिनेशन वो शो ऑफ करता है, उसको दिखावा होता है, दिखाना, उसको दुनिया के सामने बोल्ड बन के आना। इसीलिए जो केतु है वो कोडिंग का काम है, तो राहु डिकोडिंग का काम है, ऐसा समझ सकते हैं। क्यों लाल किताब को बोला जाता है उसमें केतु की एनर्जी, क्योंकि उसमें सारी चीज कोडेड फॉर्म में लिखे हुए है ना, इसीलिए केतु जो है आपको मेटलिस्टिक चीज़ों से अलग करता है, तो राहु आपको मेटलिस्टिक चीज़ों को, मतलब कि आपको पूरा एक जो पब्लिसिटी चाहिए दुनिया में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों जो चाहिए वो दिलाने की कोशिश करता है। हम किसी से कम नहीं है ना, उस टाइप की चीज़ें। कोई भी चीज़ जो राहु रिप्रेजेंट करता है वो छुप नहीं सकता है, वो दिख के ही रहेगा। इवन जहाँ पे आपके राहु होंगे चार्ट में, वहाँ पे वो बॉडी का वो पार्ट आपका बड़ा होगा थोड़ा सा, और पार्ट्स के मुकाबले में उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। अब देखोगे, जैसे मान लीजिए किसी के थर्ड हाउस में एरीज साइन में राहु है तो उसका हेड जो होगा वो बड़ा साइज का होगा। तो अब देखो किसी लोग का जो हेड होता है बड़ा रहता है ना। अब देखो कि जो लोग भी कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन के सोसाइटी में, उनका राहु बहुत प्रोमिनेंट है चार्ट में, है ना। बिग थिंग्स, जो बहुत बड़े बड़े चीज को जो डिस्कवर किए हैं, प्रोमिनेंटली उनके राहु प्लेस्ड होता है उनके साइंस में। बहुत सारे लोग बोलते हैं राहु जो एथ हाउस, जो 8th साइन हो, 11th साइन है जो एक्यूरेस का साइन है, ये दोनों एस्ट्रोलॉजी का साइन है। 8th इज केतु एंड सबकॉन्शियस माइंड, केतु वर्क्स ऑन सबकॉन्शियस, एंड राहु वर्क्स ऑन द publicity, like this, not publicity exactly, but it can decode everything and give you the result, something like that. For decoding you need the energy of Rahu, and for internalizing you need the energy of Ketu. So this both sign, Aquarius and Scorpio, is good for astrology. If Rahu is good, it can make you a very good एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज एक्वेरियस साइन का जो ज़्यादातर जो पोर्शन होता है, इट इज रूल्ड बाय राहु, मोस्ट ऑफ द पोर्शंस इज रूल्ड बाय राहु। राहु का एक रूल है कि आप राहु से फियरफुल नहीं, उससे डरिए मत ना। ऐसे जो बोर अवतार थे उनको देख के वो ना, जैसे कोई भी चीज़ पानी से निकलता है तो हम उससे डरते हैं ना। जो भगवान के जो वराह अवतार हो उनको देख के बहुत लोग, बहुत भयानक रूप था, मतलब कि इस तरह कभी भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता भगवान विष्णु इस तरह निकल के आएंगे, है ना। बट राहु को जो भी काम दिया जाता है वो करता है। वराह ने आया, जो भी उनका काम था उन्होंने किया और फिर वापस चले गए। ही कम्स लाइक a needle and it expands, it does the work and go। वो कभी भी आपको नीचे नहीं गिरने देगा। जो जिस भी काम के लिए है वो आपको करके देगा। राहु जो है
ऐसा बोला दलाल कितना में राहु इन 10th हाउस इट विल नेवर अलाउ यू टू फॉल फ्रॉम डिग्निटी, वो कभी आपको नीचे नहीं, क्योंकि राहु भी है ना जो प्लानेट है वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, भले वो राक्षस के फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। सेकेंड हाउस राहु जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं लाइफ के। सेकेंड हाउस में अगर राहु है तो इट विल गिव सम मेजर डिजीज इन द फैमिली, बट इट विल मेक श्योर दैट योर फाइनेंसेस आपके अच्छा करेंगे, लेकिन फैमिली में कुछ डिजीज देगा। जहाँ पे भी राहु रहेगा आप मेक श्योर है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना तय है ना, बट प्रॉब्लम तो देगा लेकिन सॉल्यूशन भी ये ला के देगा, सॉल्यूशन भी ये ला के देगा। सपोज समवन है 6th हाउस राहु, तो 6th हाउस राहु होगा तो उसके मामा मामी ये जो लोग हैं उनके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन ये कभी आपको हारने नहीं देगा, कभी भी शत्रु के सामने आपको पराजित नहीं होने देगा राहु। बाय हुक और क्रुक यू ऑलवेज विन। ये तो राहु का इफेक्ट कैसा होता है, ये लोग कैसे इफेक्ट देते हैं राहु केतु कवर करने का। ये जिस भी घर में बैठे हैं उस घर के जो स्वामी है, उस घर में जो भी राशि है उसके जो लॉर्ड है वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग इफेक्ट राहु एंड केतु का होगा, क्योंकि इनका जो एनर्जी आता है जो डिपोजिटर है उस हाउस के, जो लॉर्ड है उस हाउस के, वो जितना एनर्जी देंगे उतना ही इफेक्ट होगा। जैसे आप प्रेडिक्ट करो कभी राहु केतु के बारे में तो आप देखो कि इनको कितना एनर्जी मिल रहा है। अगर उनके लॉर्ड मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं या केंद्र राशि में बैठे हैं है ना, तो उनको बहुत एनर्जी मिलेगा। तो जब भी आप जब प्रेडिक्ट करते हो तो एक छोटे चीज़ पहले प्रेडिक्ट करो, देखो कि इसका कितना इफेक्ट इसके लाइफ में आ रहा है। अगर राहु 4th हाउस में है तो आप देखो कि इसके मदर को कुछ बीमारी है कि नहीं, पहले छोटे चीज़ प्रेडिक्ट करो। अगर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा तो मदर को बहुत सीवियर, अगर कम इफेक्ट होगा तो मदर को कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा लाइफ में, न कुछ टेंशन चल रहा होगा। अगर ज़्यादा इफेक्ट होगा तो कुछ सीरियस बीमारी होगा। अगर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है यानी कि वो मदर रहेगी नहीं, मदर मर चुकी होगी या जा चुकी होगी। तो ऐसे आपको उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे रहा है वहाँ पे राहु, वो उसके डिपॉजिटर से आपको पता चलेगा, है ना। क्वेश्चन, हाँ, हाउ टू नो दैट वीनस महादशा इज एक्टिव इन लाइफ। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है वीनस महादशा, ये सब आपको सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। आप देखो सॉफ्टवेयर में जो जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर है उसमें एक ऊपर में आता है दशा, वहाँ पे सारे दशा किस साल से किस साल तक कौन से दशा है, उस महादशा के अंदर कौन सा अंतर दशा है, सब आपको सॉफ्टवेयर में निकल जाएगा, है ना। कभी कभी ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं जो कि पहले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, आपने पहले के क्लासेस नहीं सुने। जैसे एक आदमी ने आज पूछा कैसे पता चलेगा मेरा राशि कौन सा है। अब ये बहुत ही बच्चे वाले क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा राशि कौन सा है। आपने पहले क्लास नहीं सुने, आपने अचानक बीच से आके पूछ रहे कौन सी राशि कौन सी है। आप पहले का क्लास सुनिए, वो सब आप करिए होमवर्क, तो फिर आपके ये क्वेश्चन पूछने से दूसरों का भी टाइम वेस्ट होता है ना। ऐसे हुआ कि पूरी रामायण सुन लिए फिर बाद में पूछा अच्छा सीता किसकी बेटी थी पता नहीं, है ना, राम कौन थे पता नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस मत पूछा करिए। आप अगर जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो शुरू से सीखिए, नहीं तो दूसरे लोग का भी टाइम वेस्ट होता है ना। ये सब चीज़ आप नहीं आता है तो बुक से पढ़ के सीख सकते हैं, या फिर जो पहले के क्लासेस है उसमें सीखें। वो आपको जगन्नाथ वाला सॉफ्टवेयर में सब कुछ मिलेगा। आपने सॉफ्टवेयर पे कभी टाइम ही नहीं डाला, क्वेश्चन पूछे ना, सॉफ्टवेयर में को सीखने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको जितने भी सेटिंग्स है वो जानना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट भी भेजा है, इसके ऊपर एक क्लास भी दिया है, सब कुछ दिखाया है, राइट। तो राहु जो है एक मिरर की तरह वो रिफ्लेक्ट करता है, और वो जहाँ पे भी बैठता है उस हाउस के एनर्जी को वो ऑब्जर्व कर लेता है और उसको बहुत बड़ा करके रिफ्लेक्ट करता है ना।
that's called obsession, that's called मैग्नीफाइंग इफेक्ट। राहु मैग्नीफाइंग इफेक्ट देता है, चीज़ों को बड़ा करके देता है। वो राजा है ना, रॉयल है, वो उसको छोटा पे संतुष्टि नहीं होता है। राहु जो होता है उसको सिर्फ गोल दिखता है, उसको पाथ नहीं दिखता है ना। उसको वो गोल पाने के लिए जो करना होगा वो करेगा ना? अगर वो दिखेगा उस गोल को पाने के लिए सिर्फ बात करके वो चीज़ें हो जा रही है तो सिर्फ बात करके वो चीज़ हो जाएगा। उसको कुछ घूस दे के वो चीज़ हो जा रही है तो घूस दे के कर लेगा। हो सकता है उसके लिए वो लड़ाई करना पड़े तो लड़ाई करके करेगा, लेकिन वो उसको सिर्फ गोल दिखता है और उस गोल को पाने के लिए उसको जो कुछ करना है वो करेगा और जिस तरीके से वो हो सके वो करेगा, है ना। सन का था, सन का ऐसे नहीं था। सन ऑल्सो गोल को देखता है, लेकिन वो मोरालिटी पे काम करता है। राहु मोरालिटी पे काम नहीं करता, उसको झूठ सच से मतलब नहीं है। झूठ बोल के काम होगा तो झूठ बोल के करेंगे, सच बोल के काम होगा तो सच बोल के करेंगे। हमको सिर्फ काम से मतलब। जो जालंधर थे एक डेमन ना, वो शिव जी के भक्त थे। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की बहुत। तब शिव जी की तपस्या की तो शिव जी प्रकट हुए, शिव पार्वती उनको दर्शन देने आए। तो जब जालंधर की आंखें खुली तो देखे यार शिव तो अच्छे है लेकिन साथ में पार्वती है। पार्वती को देख के उनको बहुत आसक्ति हुई पार्वती से। कितना अच्छा होता है पार्वती शिव के साथ खड़े, उससे अच्छा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे पार्वती चाहिए, मुझे पार्वती चाहिए। तो ये शिव जी ने मना कर दिया कि भाई ऐसे कैसे मैं तुमको वरदान देना, तुम तो मेरी पत्नी मांग रहे। तो बाद में जो मैसेज है ना, ये मैसेज राहु लेके जाता है शिव जी के पास। राहु एक मैसेंजर है एक्चुअली। राहु एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, ही कम्युनिकेट्स वेरी वेल। उसको मालूम था राहु ये काम कर पाएगा, तो राहु को भेजता है शिव जी के पास कि हमको पार्वती चाहिए। तो राहु गया। राहु वो डर नहीं, वो अच्छा कम्युनिकेटर था, इसलिए शिव ने उसको कुछ ऐसा दंड नहीं दिया। वो अपना काम किया और चले। राहु मरकरी के साथ रहेगा। ऐसे आदमी बहुत पटु होते हैं किसी को बोलने में, है ना। वो बात में ऐसे फंसा के अपना काम निकाल लेगा। राहु डजेंट हैव पेशेंस। राहु के पास पेशेंस नहीं, इसलिए वो कभी सडन एनर्जी बूस्ट देता है। राहु सडन रिजल्ट देता है क्योंकि उसको पेशेंस नहीं, उसको बस दिख गया और उसको चाहिए, इस टाइप से ना। तो सडन होने के कारण ये कभी कभी आपको सडन ऊपर भी ले जाता है, कभी कभी सडन नीचे भी ले आता है अपने करतूतों के कारण, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है ना। राहु जहाँ पे भी रहेगा उसके दशा में या उसके प्रत्यंतर दशा में कुछ न कुछ चीजें उस हाउस से रिलेटेड जरूर होगी। जैसे होता है ना महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, प्रत्यंतर दशा। तो प्रत्यंतर दशा सबसे लास्ट होती है। तो जब भी राहु का प्रत्यंतर दशा आप देखोगे उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई छोटी चीज होगी। मान लो 10th हाउस में है तो कोई ना कोई आपके कंपनी से कुछ ना कुछ ऐसा ईमेल आया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ जरूर, कुछ छोटा इंसिडेंट होगा, ठीक उसी टाइम पे आएगा। जहाँ पे भी राहु रहेगा, जहाँ पे भी राहु रहेगा उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस आपको जरूर मिलेंगे उसके प्रत्यंतर दशा में। राहु जस्ट सी द प्राइस। राहु जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करता है, और वो अनरियलिस्टिक गोल सेट करता है उसको अनइमेजिनेबल वे में उसको अचीव कर सकता है। राहु का ये नेचर है। आज के अगर राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ उसका कनेक्शन है, वो ही विल मेक यू एन अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि आप जो भी बोलोगे, मतलब कि आप पूरा डिकोड करके चीज़ें बोल सकते हैं ना। सेकेंड हाउस राहु रहेगा तो ऐसे आदमी को नशा होता है ना।
अगर सैटर्न रहे तो आदमी झूठ बोलता है ना। रेट्रो सैटर्न, सेकेंड हाउस रेट्रो सैटर्न रहे तो वो झूठ बोलेगा आदमी। गांधी जी का सैटर्न था, उन्होंने मौन व्रत रखा था, तो मौन व्रत रख के उन्होंने सैटर्न को कंट्रोल किया था। राहु मरकरी रहेगा तो चैटर बॉक्स, इधर उधर खाली, इधर बोलना इधर बोलना इधर बोलना, वो कभी चुप नहीं रह सकता। गांधी जी या वो हो गया। जितने ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट रहेंगे सेकेंड हाउस में उतने ही ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप बनोगे। बट उनका फैमिली खराब कर देगा। सेकेंड हाउस मैलेफिक प्लैनेट्स विल डिस्ट्रॉय योर फैमिली बट मेक यू गुड एस्ट्रोलॉजर। इट इज साइन 11। जो 11 साइन है आप देखोगे घरे का साइन है ना। कुंभ राशि बोलते हैं, अमृत बोलते हैं ना। अमृत से सिर्फ भला होता है लोगों का, सिर्फ गेन होता है, इसलिए 11th हाउस गेन का है, प्रॉफिट का हाउस है, नेटवर्किंग का हाउस है आपके। ये सब चीज़ें 11th हाउस रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पे भी सैटर्न राहु का प्रॉब्लम है आपको गेन नहीं होगा। फिर सैटर्न अगर राहु एक साथ आ जाएगा तो ऐसे लोगों को रुद्र के जो भगवान शिव के जो रुद्र अवतार है उनको जाके प्रार्थना करना चाहिए। कोई भी रुद्र पे नहीं जाइए, हर आदमी का चार्ट के अनुसार अलग अलग रुद्र अवतार होते हैं, तो पर्टिकुलर रुद्र अवतार ही आप किस केस में वर्क करेंगे। क्योंकि जो राहु का जो है ना वो रुद्र देवता है ना, आपको पर्टिकुलर रुद्र को जाके वर्शिप करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि रुद्र देवता बहुत ही एग्रेसिव होता है। आप अगर किसी दूसरे पे जाओगे तो इट कैन बैक फायर ऑल्सो। तो कभी भी आप राहु का प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड चीज़ें है तो आप रुद्रदेव का करिए, लेकिन उसके पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें कौन से रुद्र के पास जाना है। या फिर बेस्ट उषा है शिवलिंग की पूजा करिए। भगवान शिव जो होते हैं उनको जल चढ़ाइए ना, उनको वर्शिप करिए, उनके मंत्र है रुद्राष्टकम वो जप करिए ना, या उनको बेलपत्र चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए ना। शिव का पूजा करना एकदम ऑस्पिशियस है। आपने ये मंत्र सुना होगा, नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये शिव जी का नमामि समीशाम मंत्र है, तो इसको गा सकते हैं राहु को ठीक करने के लिए ना। ऐसा बोला था ये मंत्र डेली 21 टाइम्स रिसाइट करिए 21 डेज के लिए। अगर करेंगे तो ठीक 21 डेज के बाद या 22nd डेज में ना यू विल गेट द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आप डिजायर कर रहे हो ना राहु से, वो रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। एक्वेरियस पीपल जो होते हैं ना बहुत हेल्पिंग होते हैं। एक्वेरियस पीपल जिनके लग्न में एक्वेरियस है ऐसे लोगों से दोस्ती करना है। ऐसे लोग आपको हमेशा हेल्प करेंगे। कभी भी वो अपना लॉस करके भी हो सके लेकिन आपको हेल्प जरूर करेंगे। क्योंकि एक्वेरियस पीपल का जो जीवन होता है वो सिर्फ देने के लिए बना होता है, वो सिर्फ दूसरे को हेल्प करने के लिए आते हैं दूसरे को। इसलिए आपको कभी फ्रेंड बनाना है तो ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाइए जिनका एक्वेरियस लग्न हो। एक्वेरियस एयरी साइन है। एयरी साइन मतलब बहुत क्रिएटिव साइन है ना। इट्स गुड फॉर ब्रेन। दैट्स वाई वहाँ पे नेटवर्किंग, सोशल सर्किल, ये सब चीज़ों को चाहिए, प्रॉफिट गेन, इन सब चीज़ें देखी जाती है 11th हाउस से। एक्वेरियस में आपको बहुत सारे आइडिया आएंगे, एकदम सडन आइडियाज आएंगे। अब देखो सोशलाइजेशन होने के लिए, सोशल सर्किल बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ के लिए एकदम सडन ये आता है, इंट्यूशन आता है आदमी को, सडन आइडियाज आते हैं अभी क्या करना चाहिए, इस टाइप से। बहुत स्मॉल सडन आइडियाज आएंगे और बहुत जल्दी चले भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन और नेचर में बता रहा हूँ एक्वेरियस साइन का कैसा है, वो सडन चीज़ें देती है। बहुत सारे
लोगों के लिए अलग अलग जो शिव जी के मंदिर है वो काम करते हैं। जैसे किसी के लिए पशुपतिनाथ काम कर सकता है, किसी के लिए रामेश्वरम काम कर सकता है, किसी के लिए त्र्यंबकेश्वर काम कर सकता है, किसी के लिए महाकालेश्वर काम कर सकता है। तो आपके चार्ट के अनुसार वो देखिए, और जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मैच होता है वहीं पे जाके प्रार्थना करिए। वैसे आप कोई भी रुद्र मंदिर विजिट कर सकते हो, लेकिन विजिट कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ प्रेयर करना चाहते हो तो आप पार्टिकुलरली, क्योंकि प्रेयर एक अलग प्रोसेस है, आप अपना कॉन्शियस उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो रुद्र है आपके चार्ट के अनुसार उसी रुद्र को विजिट करेगा, तभी वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। नहीं तो फिर डेली लॉर्ड शिवा को गंगा जल ऑफर करिए, बेलपत्र ऑफर करिए, वो हर कोई कर सकता है। इससे भी आपका जो, ये भी एक राहु का रेमेडी है बहुत अच्छा। राहु अगर खराब है तो डेली शिव जी के ऊपर गंगा जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, उनकी पूजा करिए। एक्वेरियस साइन है वो, देखिएगा वो एक आदमी के हाथ में पॉट रहता है और वो ऐसे नीचे के डालते रहते हैं। तो एक्वेरियस साइन इज ऑलवेज गिविंग साइन, वो हमेशा दूसरे आदमी को देने का काम करता है। अगर किसी के सेकंड हाउस में अगर एक्वेरियस है तो ऐसे आदमी किसी को पैसा देता है, हमेशा दूसरे को पैसा देता है, दूसरे को हेल्प करता है पैसा देके, भले उसको कहीं वापस नहीं मिले लेकिन तो भी वो देता है। तो हो सकता है उसको बार बार वहाँ पे चीट किया गया हो, तो भी उसका जो देने का नेचर है ना वो हमेशा रहता है। 8th house Aquarius means in-laws money have been stolen or by many people or stole others money। 8th house इनहेरिटेंस का होता है, इन-लॉज का होता है। इन-लॉज का मनी किसी ने ले लिया है, किसी को आप खुद से, एक्वेरियस ऐसा जगह है जहाँ पे आप खुद से दूसरे को देते नहीं तो वहाँ पे वो चीज़ वैसे भी जाता है, वैसे भी दूसरा लोग लेके जाएंगे आपकी, है ना। 4th हाउस यू कांट से नो फॉर योर व्हीकल्स एंड पब्लिक हेल्प। 4th हाउस में जब भी कोई आपसे व्हीकल मांगनेगा अपना नहीं बोल पाओगे, या उसको कभी मना नहीं कर पाओगे। आपका नेचर ऐसा होगा उसको हेल्प करने का, या कोई पब्लिक हेल्प, या कोई आदमी त्रस्त है, किसी को बहुत पिछड़ा हुआ आदमी है ऐसा हो, तो उसको आप हेल्प करोगे। पब्लिक लोग, जहाँ पे पब्लिक लोग हैं, डिमांड है, वहाँ पे जाके आप हेल्प करोगे। 4th हाउस पब्लिक को डिनोट करता है। जहाँ पे भी एक्वेरियस साइन रहता है वहाँ पे आप हेल्पलेस होते हो दूसरे को हेल्प करने के लिए। यू आर हेल्पलेस टू हेल्प अदर्स, आपका नेचर वहाँ पे वैसा होता है। आप ना चाहकर भी वो आपको मालूम है ये आदमी को पैसा दूंगा, ये आदमी मेरे को वापस देने वाला नहीं है, तो भी आप उसको पैसा दोगे। ये नेचर है एक्वेरियस साइन का। राहु वेयर एवर इट इज गोइंग इट इज अपोजिट टू केतु। जस्ट देखोगे राहु केतु अपोजिट एक्सिस पे रहता है। तो केतु जो था हमेशा बाउंड्री बनाता था, है ना। राहु हैज नो बाउंड्रीज, राहु का कोई बाउंड्री नहीं, ये सारे बाउंड्री तोड़ के बाहर निकलता है ना। 7th राहु पर्सन हैज नॉट मेड एनी बाउंड्रीज, दे वर्क वेरी अनएक्सपेक्टेडली। 7th हाउस में अगर राहु है तो ऐसे आदमी समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ जाके शादी करेगा, वो किसी फॉरेनर से जाके शादी करेगा, या शादी में जो जनरली जो प्रोसीजर फॉलो होता है उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ही डजंट वांट टू कीप एनी बाउंड्री। अलग कास्ट क्रीड ऐसे जगहों में शादी हो गया, फॉरेन में जाके शादी होगा, और या फिर दूसरे धर्म के लोगों से शादी होगा, ऐसा भी हो सकता है। राहु 5th हाउस होता है आपका चेयर होता है, कुर्सी, राजगद्दी जो बोलते हैं। अगर राहु 5th हाउस में तो वो चेयर पाने के लिए कुछ भी करेगा, बाई हुक और क्रुक हमको वो चेयर चाहिए। 5th हाउस में अगर जेमिनी साइन हो, उसमें राहु हो, तो सम अफेयर विद द सिबलिंग, लव अफेयर्स दिखाई देते 5th हाउस से, और जेमिनी साइन सिबलिंग्स को डिनोट करते हैं। जुपिटर जो प्लैनेट था, जुपिटर जो था वो ऐसा प्लैनेट था कि ही विल गिव द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, एंड राहु ऐसा प्लैनेट है ही विल रिजेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। जुपिटर प्रिंसिपल बनाता है, राहुल उस प्रिंसिपल को तोड़ के नहीं, हमको प्रिंसिपल नहीं फॉलो करना।
हमने बहुत ये सब करके देख लिया, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हिंदुइज्म में देखोगे कि कोई कट्टरता नहीं होती। हिंदुइज्म में ऐसा रिलीजन है जो सबको एक्सेप्ट करता है, सबको मौका देता है, और जो जहाँ पे उसको एक्सेप्ट करता है और उसको आगे बढ़ने की सलाह देता है। कोई कट्टरतावादी नहीं है। लेकिन अगर 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 किसी के एसेंडेंट में राहु है, सैजिटेरियस साइन में अगर राहु है, तो ऐसे आदमी कट्टर हिंदूवादी तो बनते हैं। कट्टरता इनके अंदर में रहती है, जो बोलते हैं ना कि जस्ट माई वे, उसके लिए किसी को कुछ भी कर सकते हो, उस टाइप के। Wherever Rahu sits, it helps 9th house from here. जहाँ पे भी राहु बैठेगा उससे 9वां जो घर होगा वहाँ पे वो हेल्प करता है। वहाँ पे जो सिग्निफिकेशन है उसको बहुत ही हाई, बहुत ही बड़ा बना देता है, बहुत ही ऊंचा कर देता है। वहाँ जो भी रिलेशन हो उसको हेल्प करेगा, उसको बहुत आगे लेके जाएगा। 9th हाउस राहु, ऐसे लोग अपने चिल्ड्रन का बहुत हेल्प करेंगे, उनको बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। 10th हाउस राहु, जिसके साथ भी काम करेगा उस आदमी को बहुत ऊंचा लेके जाएगा, है ना, उस आदमी को बहुत बड़ा बनाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहु के जो पिता थे ना, उनको रिजेक्ट कर दिए थे। क्या इसका स्टोरी है एग्जैक्टली? राहुल के क्या होता, राहु अपने पिताजी के किसी युद्ध में हेल्प किया था और वो युद्ध जिता के लाया था, लेकिन पिता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि राहु का जो तरीका था वो उतना अच्छा नहीं था। तो फिर हिज फादर इज स्कोल्डेड है, उसको निकाल दे के तुम जाओ, तुम ऐसा ऐसा घटिया काम करके आओ। बट स्टिल ही अप्रिशिएटेड, मतलब राहु को अप्रिशिएट करते उसके काम के लिए, लेकिन वो खुश नहीं थे। दैट्स वाई 9th हाउस फ्रॉम राहु होता है। जैसे राहु ने अपने पिता को हेल्प किया था, इसलिए 9th हाउस फ्रॉम राहु ही ऑलवेज हेल्प। राहु जो हेल्प प्रोवाइड करता है वो बड़े वे में प्रोवाइड करता है, इसलिए 9th हाउस फ्रॉम राहु ही मेक्स इट बिग। भले ही वहाँ पे उसको वो आदमी अप्रिशिएट नहीं करता है जिसको वो हेल्प किया हो, जो रिलेशन को हेल्प किया हो, लेकिन तो भी वो हेल्प करता है। तो राहु को नेचर को समझिए कैसा। राहु ऐसा आदमी है जो हमेशा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाता है, आउट ऑफ ये इसके जो लीनेज है वो भी रॉयल है ना, फ्रॉम मदर साइड एंड फ्रॉम फादर साइड, बोथ हैव रॉयल। ये कभी आपको डिग्निटी से गिरने नहीं देगा। राहु अगर लग्न में रहेगा तो आदमी एकदम राहु जहाँ पे भी है वहाँ पे आउट, मतलब देखिए अलग ही रहेगा। एक चीज़ है, जो जिसके भी लग्न में राहु रहेगा तो उसका जो जन्म होगा ना उसके जन्म के समय भी कुछ अजीब चीज होगा। मान लीजिए अगर किसी मार्शियन साइन में है राहु, तो ऐसे आदमी बिना खून के पैदा नहीं, वो जन्म होगा तो उसके शरीर से खून निकलेगा या ब्लीडिंग हुआ होगा मदर का। राहु लग्न में हो तो ऐसे आदमी के आने के पहले ही बहुत सारे इंडिकेशन मिल जाएंगे ना। घर में कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा। एक राहु अगर लग्न में हो, एक ऐसे आदमी जनरली डिस्क्रीट कर देते हैं पेट में, उनको डॉक्टर बोलते हैं इनको जल्दी निकालना पड़ेगा। कुछ अनयूजुअल होता है क्योंकि वो शांत नहीं रह सकता, उसको तुरंत बाहर निकलना होता है ना। बहुत से आदमी लग्न सुधार लेते हैं। आपको बच्चा का जन्म लेना है तो जिसका बृहस्पति के लग्न में हो या तो वेनस लग्न में हो, उस समय जन्मे तो बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर शुक्र लग्न में है, ऐसे आदमी के बॉडी में कुछ एक छोटा मोटा डिफॉर्मिटी भी हो सकता है। तो जो भी प्लैनेट है, जो भी सौम्य प्लैनेट है, जो भी सौम्य प्लैनेट है, उनके अगर वो लग्न में होते हैं ऐसे आदमी का जन्म बहुत अच्छा होता है, बहुत ऑस्पिशियस। बहुत लोग आजकल ऐसे सेट करते हैं ना। और सेट ग्रह ने सौम्य राशि भी देखी है,
जो राशि अच्छे होते हैं, जैसे कन्या राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, ये सब बहुत आसानी से बहुत अच्छा एकदम इजीली बर्थ हो जाता है चैन का। राहु जब लग्न में रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। राहु भी रॉयल है, जब जब जन्म होगा तो सबको पता चलना चाहिए मेरा जन्म हो गया है मैं आ गया। सन भी एक रॉयल प्लैनेट है। सन अगर रहे तो ऐसे लोग का जन्म होता है तो भी बहुत बधाइयाँ बजती है। सन एक रॉयल है, वो आता है तो पूरे गांव को पता चलता है, पूरे लोगों को पता चलता है। एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, इस टाइप से चीज़ होता है। सन भी रॉयल है ना, सन अगर लग्न में तो लोगों का जन्म होता है, उस समय हो सकता है मिठाइयाँ बटी हो चारों तरफ, लोग आए हो मिलने। एक लग्न था, उनके लग्न में सन था। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके माता को पैलेंक्विन में बैठा के पूरा घुमाया गया था। मतलब कि एक राजसी जो ठाट बाट होती है, मतलब उतना उनको रिस्पेक्ट दिया गया था। लेकिन ठीक राहु है तो ये सब राहु ऊपर से मार्शियन साइन में रहे तो जरूर उसको सीजनिंग करके निकालना पड़ा हो, कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं। राहु अगर लग्न में हो तो ऐसे आदमी को देखिए कि उनका जो वो बहुत डिसऑर्गेनाइज रहेंगे, चीज़ें उधर उधर फेंकी रहेगी ना, कपड़ा खोल के। उनके जो बाल होंगे ना कभी कॉम नहीं रहेंगे, दाढ़ी मूछे रहेंगी, इस टाइप से लोग रहेंगे। वो जनरल नॉर्म्स को नहीं मानता। जुपिटर जो होता है प्रिंसिपल सेट करता है, जुपिटर जो होता है प्रिंसिपल फॉलो करता है। राहु बोलता है हमको कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं, वो सारी चीज़ें वो पिछले जन्म में सब देख के आ चुका है ना। वो उसका नेचर ऐसा क्यों, क्योंकि पिछले जन्म में वो सारे जो प्रिंसिपल्स थे उसको फॉलो करके आ चुका है और लोगों ने उसको बहुत चीट किया है। इसलिए इस लाइफ में उस चीज़ को वो पूरा करने आया है कि भाई बहुत मैंने प्रिंसिपल्स मान लिए, धर्म मान लिए, सबने मेरे को धोखा दिया है। अब मैं किसी के नहीं सुने, मेरे को जो करना है करूँगा बस। तो इसलिए राहु इसलिए उसको लग्न में राहु मिला है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो सारे धोखा खाए हैं, वो सारे ठोकरे खाए हैं। वो इसलिए इस जन्म में जाके वो इस तरह का बिहेव करने वाला है कि उसको वो चीज़ करना है। उसके जो भी पूर्ति नहीं हुई थी पिछले जन्म में, वो सारी चीज़ें पूर्ति करने के लिए राहु उसके लग्न में बैठा है। ये जो नेचर है ना वो बैलेंस पे चलते हैं। जो चीज़ें में हम चीट होते हैं, जो चीज़ें में हमको धोखा हुआ है, जो चीज़ें जुपिटर के प्रिंसिपल्स के कारण हम नहीं कर पाए, मोरलिटी के कारण हम नहीं कर पाए, वहाँ पे आके आपका राहु बैठता है और वो चीज़ें छीन के लाके आपको देता है, वो चीज़ें छीन के लाके आपको देता है। इसलिए राहु को बहुत ही कार्मिक प्लैनेट कहा है। इनका कनेक्शन एंसेस्टर से होता है, पूर्वजों में, दादा दादी पापा जो भी है, इन लोगों के से जो प्रॉब्लम हुआ है, इन लोगों से लोग कोई चीज़ हड़प लिया है, छीन लिया है, इनको कुछ प्रॉब्लम, वो वहाँ पे आके राहु बैठता है और वो चीज़ें लाके आपको देता है ना। तो राहु बोलता है कि मैंने ये सब चीज़ धर्म कर्म ये सब करके देख लिए, हमको बहुत घाटा हुआ है, अब हम नहीं सहन कर सकते, बस हमको अपना हमको चाहिए तो चाहिए। इसलिए उसके लग्न में आकर राहु, इसलिए राहु जिसके लग्न में है, ऐसे लोग देखोगे बहुत चालाक होते हैं, बहुत श्रूड माइंडेड होते हैं ना। इनको बोलते ना भाई हुक और क्रूक, इनको बस जो चाहिए होता है वो कर लेते हैं ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास आएंगे और अपना काम निकाल के चले जाएंगे। थर्ड हाउस में अगर राहु हो तो ऐसे आदमी इस तरह से चापलूसी से आपसे बातें करेंगे ना, आपको झूठ साच बोल के ऐसे फंसा देंगे और निकल जाएंगे, उनका अपना काम करके निकल जाएंगे। 7th हाउस में वो मैरिज से रिलेटेड, उनको वो चाहिए तो चाहिए ना, उनको कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है मैरिज से। 9th हाउस एजुकेशन, चीटिंग करके हो या जो भी हो, हमको अच्छे नंबर चाहिए। 10th हाउस वर्क, जहाँ पे भी रहेगा उसको उठा देगा। अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जो करना है करेंगे, लेकिन बढ़ के रहेंगे। इसलिए ये पितृस को रिप्रेजेंट करते हैं राहु। आपके पिछले लाइफ से जो भी कर्मा है, जो चीज़ पूरा नहीं हुआ उन चीज़ों को ला के देता है। इसलिए राहु एंड केतु एक्सिस, केतु जो होता है आपको
इंटरनलाइज करता है, राहु आपको एक्सटर्नलाइज करता है। इसलिए राहु का कोई रेमेडी नहीं है। आप कहीं भी देखो कि राहु का कुछ रेमेडी नहीं है। राहु का क्या रेमेडी? जो भी रेमेडी होता है केतु का रेमेडी होता है ना। अब पेड़ को बढ़ाना है तो उसको जड़ में पानी देना होता है ना। तो केतु जो इंटरनल चीज़ है, अगर राहु को कंट्रोल करना है तो केतु को ठीक करना पड़ता है। अब डायरेक्ट राहु को करने में, राहु जो है उसको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको ड्रैगन हेड बोलते हैं। तो आप सांप को मुंह से नहीं पकड़ सकते, सांप को पूंछ से पकड़ना होता है। पूंछ पकड़ के उसको कंट्रोल, मुंह पकड़ने जाओगे वो आपको डस देगा, आपको काट लेगा। तो जो भी रेमेडी है राहु का, वो केतु के थ्रू, केतु को कंट्रोल। जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है तो केतु को ठीक करिए। जब जड़ ठीक हो जाएगा तो उसके फल अपने आप अच्छे आएंगे। केतु पे वर्क करना होता है। अब आप अपने केतु को अच्छे ले जाइए, उसको अच्छे एसोसिएशन में रखिए, स्पिरिचुअल चीज़ों में लगाइए, तो जाके राहु कंट्रोल होता है। आप डायरेक्ट राहु को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो राहु एक मिरर है, राहु एक ऑब्सेशन है, एक बहुत अच्छा प्लैनेट है जो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लगता है। बस आपको इसके एनर्जी को यूज करने आना चाहिए ना। जो भी चीज़ें आपके आसपास होती है वो आप अपने लाइफ में कैसा एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, आपकी जो एनर्जी लेवल तो उसी टाइप की चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो। जैसे कोई भी चीज़ आपके लाइफ में, तो मैं बहुत बार निमित्त के बारे में बताता हूँ। वो निमित्त वैसे एनर्जी आपके आसपास हमेशा रहेगी ना। जैसे किसी के आप देखोगे, किसी को कोई गाड़ी का नंबर मिला ना, उसमें क्यों वैसा नंबर मिला, या किसी का मोबाइल नंबर वैसा मिला। एक ऐसा नहीं कि आप उसको सिलेक्ट करते हो, वो खुद ही, आपका एनर्जी ऐसा है कि वो खुद ही सिलेक्ट होकर आपके पास आया है। आप नंबर देख के प्रेडिक्ट कर सकते हो ना। 3366 मान लीजिए किसी का नंबर है। सिबलिंग्स के लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, 6 ना, रोग ऋण शत्रु का 3 सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। 96 धर्म के कार्य में कुछ विरोध उत्पन्न हो रहा है, धर्म के कार्य में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अब जस्ट आप निमित्त देखो, आप आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 76 मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 37 ना, मैरिज में कुछ सिबलिंग्स का कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़ें, पेपर वर्क है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तब अब जो भी नंबर है उसको मिला के देखो, उसके सिग्निफिकेशंस को मिला के देखो। ये न्यूमरोलॉजी क्लास है। न्यूमरोलॉजी भी एक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन वो एक अलग ही ब्रांच है, वो मैंने भी पढ़ा नहीं है। लेकिन ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, वो आप देख के खुद ही निकाल सकते क्यों उसके लाइफ में ये नंबर मिला, यही नंबर क्यों मिला। क्योंकि कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होता, पता है ना। भगवान के सृष्टि में बोलते ना, एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता भगवान की इच्छा के। तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। क्यों मैंने आपके नाम के बारे में बताया, वर्ड्स, साउंड्स, किसी का नाम से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि वो नाम, वो जो साउंड है, वो एक आपकी एनर्जी सिंक हो रही है उसके साथ, वो कैरी कर रहा है, वो इफेक्ट कैरी कर रहा है आपकी लाइफ में हमेशा। आप जिस तरह की एनर्जी आपके आसपास है, उस टाइप की एनर्जी आपके लाइफ में सिंक हो रही है, या आपका एनर्जी जैसा है उस टाइप की एनर्जी आपके आसपास मंडरा रही है। तो ऑब्जर्वेशनल चीज़ें रखिए, आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में सीखेंगे चीज़ों को। क्योंकि जितना आप सटल जाते हैं, जितना सेटलिटी को पकड़ते हैं ना आप, उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ। एक बार क्या हुआ, अंग्रेजों के समय की बात है। तो चरवाहे नहीं होते, अपने भेड़ को चलाते हैं, चरा रहे थे। तो पहाड़ी एरिया था, तो वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेज लोग अपना पार्टी करने हैं, पिकनिक मनाने होता है ना। 1 जनवरी भी आ रहा, तो वो तो पिकनिक मनाने जाते हैं। तो वो लोग 8-10 लोग आए थे। तो वो चरवाहा जा रहा था अपना भेड़ बकरी लेके। तो बोला कि भाई किधर जा रहे हो आप लोग? तो बोला कि हम लोग इधर पिकनिक मनाने आए। तो बोला कि अरे अभी कुछ पिकनिक विकनिक नहीं, 1 घंटे में बारिश होने वाला है, आप लोग चले जाओ यहाँ से, सब भीग जाओगे। तो बोला कि भाई हम लोग सब रिसर्च करके आए, हमने सब जो भी डिपार्टमेंट होता है ना, अगले 3 दिन तक तो कोई बारिश नहीं होने वाली है। जो मेटलर्जिकल जो भी डिपार्टमेंट होता है,
मौसम विभाग जो होता है उससे हमने सब पता करके, इसलिए हम लोग पिकनिक बनाने हैं। तो भी बोला कि नहीं नहीं देखो, मैं भी अपने जो भी मेरे गाय बछड़े जो भी है, भेड़ बकरी, मैं सबको लेके जा रहा हूँ। मैं श्योर बोल रहा हूँ 1 घंटे के अंदर बारिश आने वाला है, इसलिए मैं भी लौट के जा रहा हूँ, आप लोग भी चले जाओ। तो अंग्रेज लोग को लगा कि क्या ये गाँव का आदमी, इसको क्या पता है, हम लोग इतना एडवांस है हमारा टेक्नोलॉजी। तो वो लोग रुके और ठीक 1 घंटे बाद बहुत बारिश हुई, तो सब लोग भीग गए, किसी तरह उनको वाइंड अप करके फिर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी जो था वो नेचर से बहुत क्लोज था, वो हर दिन चराने जाता था, आता था, वो चीज़ें को ऑब्जर्व करके बता सकता था कि आज बारिश होगी कि नहीं। उसको एकदम पता था कि ऐसा ये इंडिकेशन, क्योंकि वो सटल चीज़ों को पकड़ सकता था। वो जितना नेचर से क्लोज रहोगे उतना ही नेचर के सटल चीज़ों को आप पकड़ सकते हो। वो नेचर की एनर्जी को समझ सकता था। तो उसको पता था श्योर ऐसा होता है, मतलब कि बारिश होने वाली है। और ठीक 1 घंटे के अंदर बहुत सारे बादल आए और बारिश हुई ना। तो ये आप जितना ग्रॉस होते जाओगे ना, उतना ही आप मशीन पे डिपेंड होते रहोगे ना, उतना ही आपके जो कॉन्शियसनेस जो वाली जो चीज़ है वो ख़त्म होते जाएगी। आदमी आजकल जितने क्रॉस चीज़ों पे, कुछ भी होता है तो ये चाहिए, कुछ भी होता है तो डिपेंड है दूसरे के ऊपर। तो उतने ही जितना ग्रॉस रहते हैं उतने ही हम हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी ग्रॉस होते हैं, हमारे चीज़ें उसी में फंसे रहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो सटल साइंस है। तो सैटेलिटी को देखना, ऑब्जर्व करना चालू करिए, आपको बहुत सारे इंडिकेशंस मिलेंगे नेचर में, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको खुद पहले से ही पता होगा कि ये सब चीज़ होने वाला है, ऐसा चीज़ होने वाला है। जैसे पिछले 2-3 दिन से बहुत ठंडा इधर बढ़ गया है ना। क्यों? अभी देखिए, जब भी पछिया हवा चलता है, पछिया हवा मतलब गाँव में बोलते हैं पछिया हवा मतलब पश्चिम की ओर से जो हवा चलती है, जब भी पछिया हवा चलेगा उस दिन से ठंडा बहुत बढ़ जाएगा। ये मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। 3 दिन पहले ठंडा कम था, अचानक 3 दिन में इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि 3 दिन पहले से पछिया हवा बहना चालू हुआ। अब देखो कि पुराने लोग ऐसे बातें करते थे ना, यार ये पछिया हवा चलने लगा, आज रात को तो बहुत ठंडा पड़ेगा, आज से ठंडा बढ़ जाएगा। तो ये सटल साइंस है, ये आप नहीं जानोगे तो फिर आप बोलोगे यार आज बहुत बड़ा कुहासा है, आज धूप नहीं होगा इसलिए ठंडा बढ़ गया। तो ऐसे भी आप बहुत सारे मशीन लगा के टेम्परेचर नाप सकते हो। आज 18 डिग्री था, 12 डिग्री हो गया, ठंडा बढ़ गया। लेकिन वो सब चीज़ें और इसमें बहुत डिफरेंस है। जो आप प्रेडिक्शन करते हो, जब आप एस्ट्रोलॉजर बनते हो, तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे आप चार्ट देखो, बहुत सारे चार्ट देखो और उसके लाइफ को देखो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनने के पहले कम से कम 500-1000 चार्ट्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आप इन सब एनर्जी से सिंक हो पाओ। इन सब ग्रहों को अच्छे से समझने के लिए बिना प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाओगे। ग्रहों को, राशियों को, हर एक डिग्री पे अलग अलग बिहेवियर होता है। तो ये राहु के बारे में टाइम हो गया लगभग। कल हम लोग और चर्चा करेंगे, कल लगभग इसको हम लोग शायद कंप्लीट कर पाए राहु और एक्वेरियस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं 10 बजे, और भी बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं राहु के बारे में कल डिस्कस करेंगे, कुछ रेमेडीज़ भी डिस्कस करेंगे, सैटर्न के बारे में, एक्वेरियस के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। हरे कृष्णा।